Hello everyone. Today the topic is FIR, as I have already mentioned that whether FIR is required to start investigation. So State of UP versus BK Joshi 1964 SC was the case. And next comes whether FIR can be lodged on telephone. It was held in Sunil versus State 2003 Supreme Court. Next is Tapinder Singh versus State of Punjab 1970 SC. This is very important case. इसमें क्या हुआ था कि देर वॉज टेलीफोनिक मैसेज वॉज रिसीव्ड बाय ASI पुलिस स्टेशन and the person conveyed the information but he did not disclosed his identity nor gave any particulars. इस मतलब एक तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ, उसको टेलीफोनिक मैसेज मिला ASI जो पुलिस स्टेशन का था कि पर्सन ने उसको इन्फॉर्मेशन तो दी लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई और अपने पर्टिकुलर्स नहीं बताए। बस उसने ये बताया कि फायरिंग हुई थी टैक्सी स्टैंड लुधियाना पे। ये फैक्ट पुलिस वाले ने डेली डायरी में रिकॉर्ड किया एंड उसके बाद क्या हुआ कि प्राइमा फेसाई जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये प्राइमा फेसाई क्रिप्टिक है, एनोनिमस ओरल मैसेज है जिसने क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है एंड इसको हम FIR नहीं मानेंगे। मेयर फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, कि ये पहली इन्फॉर्मेशन थी। FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि ये पहली इन्फॉर्मेशन थी, ये अपने आप में नहीं बनेगी अनलेस एंड अनटिल पुलिस वाला मौके पे जाएगा, वहाँ पे कोई विटनेस लेगा, उसको बोलेगा आप बयान दो, फिर उसकी स्टेटमेंट और सिग्नेचर्स करवाएगा तो वो FIR बनेगी। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रायल में देखी जाएगी, क्योंकि FIR जब रिकॉर्ड होगी, मान लो उस विटनेस ने वो FIR रिकॉर्ड कर दी, अब वो जो विटनेस है वो बाद में ट्रायल में भी जाएगा जब प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होंगे और डिफेंस उसका क्रॉस करेगा। तो अब इसने जो स्टेटमेंट करी है FIR वाली स्टेटमेंट पुलिस वालों को बयान दी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एज अ विटनेस ट्रायल पे आया, यही विटनेस जो था ये जब ट्रायल पे आया एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो 162 की स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो इसने पिछले बयान दिए हैं पुलिस वालों को वो वाले बयान और जो इसने अभी ट्रायल में आके बयान दिए हैं, तो पिछली स्टेटमेंट को हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रायल में इसने बोला कि उस बंदे ने, मैंने उसको वहाँ देखा था, वो लाश ऐसे पड़ी थी, ये ऐसे पड़ी थी, और इसने पुलिस वालों को बयान में कुछ और कहा था, तो हम इसको ये कह सकते हैं भाई अगर इसको कॉन्ट्राडिक्शन के काम में, पिछली स्टेटमेंट में तूने ये कहा था, तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन का काम करेगी, पिछली स्टेटमेंट इसको कोरोबोरेशन का काम नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस है सिद्धार्थ वशिष्ठ अलास मनु शर्मा वर्सेस स्टेट। इस केस में ये क्या हुआ था कि पुलिस, जैसे पुलिस स्टेशन में क्या कहते हैं, पुलिस कॉल की गई एंड FIR तभी होगी जब इंफॉर्मेशन पूरी सही से होगी, क्लियर होगी, वेग और क्रिप्टिक नहीं हो गई। ठीक है, खाली आप पुलिस को बोल रहे हो कि आप मौके पे आ जाओ, वो FIR नहीं होगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन FIR तभी होगी जब वो अनएम्बिगुअस और क्लियर होगी। ललिता कुमारी का केस है, वो इम्पॉर्टेंट है, अभी करेंगे हम। सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्या कहा गया था कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में इंफॉर्मेंट को रीडिंग ओवर नहीं दी जाती है, खाली उसके सिग्नेचर भी नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए। और FIR के रिक्वायरमेंट्स है 154 CRPC के अकॉर्डिंग कि आप उसको रेड ओवर करोगे इन्फॉर्मेंट को और उसके सिग्नेचर्स लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें कि इंफॉर्मेशन वो FIR नहीं होगी जब तक ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। PO ने अपनी डेली डायरी में लिखा था कि मार्जिनल नोट में कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है टेलीफोन पे कि गोविंदापुर में नाडिया में 21/3/1992 की वो डेट थी, नाइट में एक अननोन पर्सन कोई मारा गया है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये कहा था कि उसमें उसने टेलीफोन पे ये वाली इन्फॉर्मेशन दी उनको, लेकिन ना कोई सिग्नेचर था, ना आपने उसको ये इन्फॉर्मेशन बताई, तो वो इन्फॉर्मेशन FIR का काम नहीं करेगी, बेशक वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट केस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, इसको हाई कोर्ट्स में भी पूछा जाता है, दैट इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजन लाल एंड अदर्स 1992 SC। मतलब इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज भजन लाल, आप हाई कोर्ट में जाओगे, प्लीडिंग्स में बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स इस केस को साइट करते हैं, रमेश कुमारी को साइट करते हैं, ललिता कुमारी को साइट करते हैं, हमने देखा है ये टिप्स पे होते हैं लॉयर्स के ये वाले केसेस। तो आप इनका PDF भी पढ़ सकते हो, या जो ये मैंने शॉर्ट्स दिए हैं, बिकॉज इतना मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा दैट मैं हर एक जजमेंट दूँ ये वो, बल्कि एग्जॉस्टिव नोट्स बाय चार्ट आई विल सेंड यू, बट दिस इज़ लाइक SHO ड्यूटी बाउंड है, पहले की FIR आपके पास आई तो SHO ड्यूटी बाउंड है कि वो FIR को लॉन्च करेगा। और जो अकरेंस रिपोर्ट है, अकरेंस रिपोर्ट बनती है सेक्शन 157 CRPC में। अकरेंस रिपोर्ट जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड करेगा मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, 157 में 2 रिपोर्ट्स बनती हैं,
ठीक है। 154 CRPC जो है वो 41(1)(a) की तरह नहीं है। ये 41(1)(a) क्या करता है, वो कहता है कि अगर आपके पास क्रेडिबल या रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, वो 41 सेक्शन में यूज़ होता है वर्ड क्रेडिबल या रीजनेबल, कि पुलिस वाले को जब लगता है कि क्रेडिबल, कि विश्वास करने योग्य इंफॉर्मेशन या रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, तो उसे एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है FIR को। ठीक है। मतलब FIR मतलब कि जब वो FIR लिखेगा कि इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। 154 CRPC कहीं पे वर्ड ये नहीं यूज़ करता कि वो जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है वो क्रेडिबल है या मतलब सही है। अब पुलिस वाले को क्या पता आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है या नहीं है, तो 154 CRPC में कहीं नहीं लिखा हुआ क्रेडिबल या रीजनेबल। ठीक है। लेकिन अरेस्ट करने के लिए ज़रूरी है वो बंदा, क्योंकि उसकी लिबर्टी वहाँ पे स्टेक पे लगी होगी। 41 में किस अरेस्ट के पैरामीटर्स हैं, वहाँ पे आपको रीजनेबल और क्रेडिबल होना ज़रूरी है। ठीक है। अगर पुलिस वाले रजिस्टर नहीं कर रहे, आप SP पे जाओ। रमेश कुमारी वर्सेस NCT दिल्ली 2006 का SC का क्या था, अगर इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बता रही है, जो कि 154 में FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, रिक्वायरमेंट है, तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा सकती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो FIR आपको करनी पड़ेगी पुलिस वालों को। ठीक है। और जो जेन्युइन है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है सही है कि नहीं है, वो FIR होने के बाद हम देखेंगे। ठीक है। PO वो बाद में एग्जामिन करेगा वो वाला फैक्ट। ठीक है। अब ललिता कुमारी वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2013 SC। कंक्लूजन डायरेक्शन, इसमें 5 जज बेंच है ये, स्पीकिंग थ्रू CJ P सथाशिवम। इसमें क्या हुआ था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है ये क्रिमिनल प्रोसेस को मोशन में लाता है। अब आप FIR रजिस्टर करोगे तभी क्रिमिनल प्रोसेस मोशन में आएगा। ये आप क्या करते हो कि इनिशियल फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट कर लेते हो। इनिशियल फैक्ट्स क्या है, यानी क्राइम के, इंसिडेंट ऑफ क्राइम के, आपने उनको डॉक्यूमेंट कर लिया इन द शेप ऑफ FIR, ताकि बाद में चेंजेस ना हो इनिशियल रिपोर्ट में। उसी के बेसिस पे सारा इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं हम देखेंगे। और अकरेंस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को जाएगी 157 में, ये FIR है, पुलिस ने कोई फाउल प्ले तो नहीं करा किसी को फंसाने के लिए, ये सब मैंडेटरी होता है कि पुलिस जो है नेसेसरी एक्शन ले और वो डॉक्यूमेंटेड हो। मोर ओवर लॉजिंग ऑफ FIR, इससे क्या होता है कि प्रोमोट होता है रूल ऑफ लॉ, की लॉ सबके लिए बराबर है, वो सारे पैरामीटर्स हम देखने जाते हैं। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था ललिता कुमारी में 2013, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में इसका 10-15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मैंडेटरी है 154 में, अगर वो कमीशन शो कर रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हो। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं डिस्क्लोज कर रहा, लेकिन इंक्वायरी फिर आप कर सकते हो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बना या नहीं बना। अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में आप कंप्लेंट क्लोज कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्लोजर की आप इंफॉर्मेंट को दोगे, 1 हफ्ते के अंदर दोगे रीजंस। ठीक है। ठीक है कि हम आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। और एक्शन जो एरिंग ऑफिशियल्स, मतलब जो ऑफिशियल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, जब इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिवील कर रही है फिर भी आप FIR नहीं कर रहे हो, उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। और जो ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है फाइंड आउट करने के लिए, जब FIR कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेके आता है, अब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, सिर्फ उसी लिए आप करोगे। वो सच्ची है झूठी है इंफॉर्मेशन वो नहीं आप देखोगे, आप देखोगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो FIR का इंग्रेडिएंट है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट केस है इसमें कि किन केसेस में आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ कैटेगरीज इस केस में बताई गई थी लेकिन वो एग्जॉस्टिव नहीं है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, फैमिली डिस्प्यूट, कमर्शियल डिस्प्यूट, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस हो गए, करप्शन के केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल, कमर्शियल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन, या जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है और आप सफिशिएंट रीज़न नहीं बता रहे कि आप इतनी देर से आप FIR क्यों कर रहे हो, वो अनरीज़नेबल डिले हो जाता है। या फिर जहाँ पे कि एक्यूज्ड जब थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो कि कंप्लेनेंट और एक्यूज के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रीलिमिनरी जो है वो टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, 7 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और अगर डिले हो रहा है तो जनरल डायरी में आप उसकी एंट्री करोगे कि डिले क्यों हुआ है, पुलिस वालों की ड्यूटी है यहाँ पे। सिंस जनरल डायरी, स्टेशन डायरी, डेली डायरी जो है रिकॉर्ड है, ये इन्फॉर्मेशन का है, जो पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो सारे फैक्ट्स क्या करते हैं जनरल डायरी में मेंशन करते हैं। ऑल द
इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मतलब जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, अब तो ये पुलिस वाले देखेंगे कि हमने उसकी एफआईआर करी है कि नहीं है, या इंक्वायरी हुई है या कुछ भी, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। एंड मेटिक्यूलसली अच्छे से लिखोगे, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप कर रहे हो वो भी उसके अंदर लिखोगे, ठीक है। तो ललिता कुमारी में नेक्स्ट चीज़ क्या कहा था कि पुलिस ऑफिसर जो है बाउंड है एफआईआर करने को अगर उसको लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है। अब श्री शंभू दास अलास बिजॉय दास एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2010 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में क्या हुआ था कि 154 की जो सीआरपीसी में जो एफआईआर होती है, एविडेंस के टाइम पे उस एफआईआर को जज जजमेंट के टाइम पे कितनी वैल्यू देगा, क्या उस एफआईआर पे रिलाई कर सकता है जज जजमेंट देनी है। तो कोर्ट ने कहा था इस केस में, शंभू दास के केस में, कि एफआईआर जो है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन 145 एविडेंस एक्ट में या कोरोबोरेशन के काम पे आएगी। मतलब जैसे एक बार एफआईआर होगी, अब इन्फॉर्मेंट ने करी, वही बंदा कोर्ट में गया कि उस वो बयान देगा ट्रायल में, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में या डिफेंस एविडेंस में, जब वो बयान देने आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आपने पीछे कोई स्टेटमेंट दी थी एफआईआर में, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन की नहीं, आपने पहले कुछ और कहा था, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पे की एफआईआर में ये कहा था, ठीक है, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और कोरोबोरेशन की, हाँ इसने पहले भी यही कहा था, ये कोरोबोरेशन होगी। ऑब्वियसली ये मैंने आपको जनरल पैरामीटर बताया है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन कैसे करनी है, उसका प्रोसेस क्या है, पहले स्टेटमेंट दिखानी है या पहले उसको पिछली स्टेटमेंट दिखानी है, या डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस पूछने हैं कॉन्ट्राडिक्शन में, वो या क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले, वो 145 के पैरामीटर्स हम बाद में करेंगे, और 157 वो एक एविडेंस का फिर हमारा काफ़ी 10-15 मिनट लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, वो मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ। तो नेक्स्ट केस है, बिकॉज हम यहाँ पे एफआईआर से ही रिलेटेड है, तो पंथुरांग चंदाकरण महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या कहा गया था कि एफआईआर जो है ये एक रिपोर्ट है कमीशन ऑफ क्राइम की, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है। एंड यूथ बार एसोसिएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, कोर्ट ने कहा था एफआईआर की कॉपीज पुलिस वेबसाइट पे अपलोड करो, अगर नहीं करते हो 24 मतलब आपको 24 घंटे के अंदर ये करनी पड़ेंगी रजिस्टर, ठीक है। कुछ आगे पैरामीटर्स भी दिए गए हैं यूथ बार एसोसिएशन, आई विल बी डिस्कसिंग सून नाउ। मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार का केस है कि जब मैजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट आई है, तो पुलिस को क्या करना है कि वो कंप्लेंट रजिस्टर कर लेनी है, ठीक है, उस कंप्लेंट को और एफआईआर को, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मान लो मैजिस्ट्रेट के सामने इसमें क्या क्या है मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार के केस में, कि मान लो मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई, उसने डायरेक्ट कर दी इन्वेस्टिगेशन, अब पुलिस वहाँ पे क्या करेगी, रजिस्टर कर देगी कंप्लेंट केस को, ठीक है। जब वो रजिस्टर करेगी उसको कॉग्निजेबल केस को, उसको एफआईआर वो ट्रीट कर लेंगे और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे बाद में, ठीक है, ओके, राइट। जब मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन होती है तब वहाँ पे 156(3) भी बोल देते हैं उसको। नेक्स्ट केस है रसिक लाल दलपत्रम ठोकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2009 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया था कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको पावर है 156 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेट करने की, बेशक उसके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ना हो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने में। पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर ऑन ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात कर रहा है। रसिक लाल दलपत्रम ठोकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 सुप्रीम कोर्ट, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बाहर है, देन ऑल्सो यू कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर। नाउ जीरो एफआईआर क्या कह रहा है कि एफआईआर लॉन्च इन अ पुलिस स्टेशन नॉट हैविंग द लोकल जुरिसडिक्शन। नाउ पीओ कैन नॉट, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक एफआईआर साइटिंग लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। इसमें केस क्या था, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुन्नति, बट अभी तो बीएनएस में आ गया, बीएनएस सेक्शंस आई विल डिस्कस, बट लेट मी टेल यू द जनरल ओवरव्यू। एंड एंटी टाइम्ड इवेंट एफआईआर क्या होता है कि जो ऑफेंस अभी होने वाला है उससे पहले आपने क्या कर दिया, एफआईआर कर दी, इसे एंटी टाइम्ड बोलते हैं, मतलब क्राइम जो है वो कमीशन होगा बाद में। तो कोर्ट जो है पीओ के अगेंस्ट यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन प्रिज्यूम कर सकती है अगर उसने गलत टाइमिंग लिख लिया है, डाउट है पुलिस या इंफॉर्मेंट के ऊपर, इनको कभी कभी फॉल्स एफआईआर्स भी बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर एफआईआर इज अ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। क्या एफआईआर प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है? नो। पब्लिक डॉक्यूमेंट है? येस, एनीबडी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट। तो जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको एक्सेस है, तो दैट विल बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। नाउ वेदर एफआईआर इज अ प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट? नो, एफआईआर सेक्शन 80 एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम्ड नहीं है डॉक्यूमेंट। वाई? सेक्शन 80 क्या कहता है कि जो कि प्रिजम्पशन है, एक प्रिजम्पशन हम लेते हैं
कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड किया गया है वो जेन्युइन है। लेकिन ये प्रिजम्पशन एफआईआर को अप्लाई नहीं होगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, हमें पहले कैसे पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या चाइल्ड जो है वो एफआईआर फाइल कर सकता है? कहते हैं कि चाइल्ड जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है अगर उसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वो आंसर्स रैशनल दे रहा है। अ चाइल्ड इफ़ कैन गिव टेस्टिमनी, कैन, अगर वो टेस्टिमनी बयान दे सकता है कोर्ट में तो वो एफआईआर भी करा सकता है, लेकिन कोर्ट थोड़ा कॉशियस होती है और उसकी वहाँ पे एविडेंशियरी वैल्यू पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेस हो जाती है, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एफआईआर? एफआईआर कैसी होनी चाहिए, नेचर क्या है उसका? नाउ एफआईआर नीड नॉट कंटेन ऑल द पॉसिबल डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट but must contain sufficient details for the police officer to believe that the cognizable offence has been committed and the intention of the informant is to make a request to the police officer to make a case। कहते हैं एफआईआर जो है उसमें सारे फैक्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं होनी चाहिए, बट इतनी सफिशिएंट डिटेल्स होनी चाहिए क्राइम के बारे में कि जो पुलिस वाला है उसको बिलीव हो, ही शुड हैव अ बिलीव, मतलब डाउट ना हो, कुछ बिलीव हो उसको, सस्पेक्शन, बिलीव, मतलब बिलीव का वहाँ पे बेंचमार्क क्राइटेरिया रखा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का बिलीव होना चाहिए कि कमिट हुआ है, और इन्फॉर्मेंट की इंटेंशन होनी चाहिए भाई आप एक्शन लो, दैट्स वाई यू एंड अप द एफआईआर स्टेटमेंट दैट प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एफआईआर विड्रॉ हो सकती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा नहीं हो सकती है विड्रॉ, 321 सीआरपीसी में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो है एफआईआर विड्रॉ नहीं हो सकती। अब रेमेडीज़ क्या है? अगर जो पुलिस ऑफिसर है वो रिफ्यूज़ कर देता है, एफआईआर लॉन्च नहीं करता, तो आप सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 रेड विद 36 सीआरपीसी में आप एसपी के पास जा सकते हो, सुपीरियर ऑफिसर आईजी, डीआईजी, डीजीपी को कर सकते हो, सीएम विंडो पे डाल सकते हो, और मैजिस्ट्रेट में 2D 200 सीआरपीसी का रेड टुगेदर करके कर सकते हो। एंड मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर पीओ टू रजिस्टर एफआईआर अंडर 156 सब सेक्शन 3 सीआरपीसी की। जब वो पूरे एविडेंसेस इंक्वायरी वो इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, तो 156 में यू कैन डू। नो नेक्स्ट केस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, दैट इज सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था कि अगर जो इन्फॉर्मेंट है एसपी को अप्रोच कर रहा है और वहाँ पे उसकी एफआईआर जो है वो लॉन्च नहीं हो रही है, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन लगाएंगे 156 सब सेक्शन 3 में कि फॉर किस लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ये फर्स्ट पॉइंट है सकीरी वासु का, टोटल 5 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। सेकंड पॉइंट इज, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है 156(3) में वो वाइड इनफ है टू इंक्लूड पावर टू ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। नाउ मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, मैजिस्ट्रेट बीच में दखल भी दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कैन इंटरवीन ऑल्सो। एंड डायरेक्शंस अंडर 482 सीआरपीसी ऑफ द हाई कोर्ट कैन कंसर्न हाई कोर्ट कैन बी टेकन, एंड द पीओ के ऊपर जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो नहीं कर रहा है 166A के अंदर आप उनके ऊपर धारा लगा सकते हो, जो एरिंग पुलिस ऑफिशियल्स होंगे सेक्सुअल हरासमेंट या रेप केसेस में। ऑलराइट, नाउ हु कैन गिव एफआईआर? एफआईआर कौन दे सकते हैं? एक्यूज्ड भी कर सकता है, विक्टिम भी कर सकता है, विटनेस भी कर सकता है, आई विटनेस भी कर सकता है, हेयर से विटनेस भी कर सकता है। अब एफआईआर पे आप साइन करवा रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या करवाने का? इस साइन करवाने का ऑब्जेक्ट ये है कि टू एंश्योर व्हाट हैज़ बिन रिड्यूस टू राइटिंग, जो आपने लिखा है वो सही है, रिलायबल इंफॉर्मेशन है। अगर पुलिस वाला वहाँ पे साइन नहीं ले रहा लेकिन बाद में वो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जब आगे जाएंगी कि आपने साइन क्यों नहीं लिए थे, वो कोर्ट को अगर कोई गुड एक्सप्लेनेशन दे देता है तो एफआईआर को वो एज गुड एज अ साइंड एफआईआर। नाउ एफआईआर के एडवांटेजेस क्या हैं? कि इसकी एडवांटेजेस हैं तो मैंने थोड़ा 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं। लाइक ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स ये एक्सेस ऑफ जस्टिस, इट हेल्प्स इन स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन, जल्दी होती है, फर्दर ऑफेंस नहीं होता, मैनिपुलेशन नहीं होती क्रिमिनल केसेस में, बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स डॉक्यूमेंटेड और उसी के ऊपर ही आप क्रॉस या एडमिट करते हो फैक्ट्स को। एंड इससे रूल ऑफ लॉ लगता है कि ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो लेके आता है कि कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द नॉलेज ऑफ स्टेट, ठीक है। और अगर फॉल्स एफआईआर हो जाती है या मिसयूज़ होता है तो वहाँ पे आपके ऊपर 182 आईपीसी लग सकता है अगर आप किसी के ऊपर फेक एफआईआर करवा देते हो। नाउ नेक्स्ट इज राजेंद्र सिंह वर्सेस चंडीगढ़ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2007 सुप्रीम कोर्ट। राजेंद्र सिंह का केस है ये। इसने कहा था कि
जो कोर्ट है उसने कहा था कि कोर्ट का क्या डिसीजन था इनका, कोर्ट का डिसीजन था कि जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है वो आप एफआईआर लॉन्च करने से पहले कर सकते हो, क्योंकि एक्यूज का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 के अंदर, और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज अगेन सीआरपीसी इज़ अ प्रोसीजरल लॉ, ये एक प्रोसीजरल लॉ है टू बी गिवन लिबरल इंटरप्रिटेशन, वाइडर इंटरेस्ट ऑफ हमें पर्सनस के देखने पड़ते हैं, मिस यूज़ ऑफ एफआईआर्स ना हो कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। ठीक है, नाउ एविडेंशरी वैल्यू क्या है एफआईआर की, नाउ इसकी प्रोसीजरल एविडेंशरी वैल्यू है सेक्शन 145, 157, 159 सीआरपीसी में, यानी कि रिफ्रेश मेमोरी को लेके या कॉन्ट्रडिक्शन है प्रीवियस स्टेटमेंट या कोरोबोरेशन है, जो आप ट्रायल में स्टेटमेंट कर रहे हो प्रीवियस स्टेटमेंट्स को आप 145, 157, 159 के अकॉर्डिंग आप उनको कर सकते हो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये प्रोसीजरल वैल्यू थी। सब्सटेंटिव एविडेंशरी वैल्यू क्या है, सेक्शन 8 में कंडक्ट की तरह हो गई है एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में रेस्ट स्टे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बनेंगे कि किसी को मारा गया और उसी चीज़ में आप दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन गए उसी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो एक कॉन्टीन्यूटी ऑफ इवेंट्स बनी है, चेन बनी है, तो सेक्शन 6 में एफआईआर आपने करवाई, वो एक उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, सब्सटेंटिव होगी सेक्शन 6 एविडेंस एक्ट में। सेक्शन 8 में उसका मोटिव क्या था, सेक्शन 21 में एडमिशन का काम करेगी एविडेंस में, सेक्शन 27 में अगर आप बयान दे के आते हो बाद में कोई फैक्ट डिपोज हुआ उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिस्कवरी हुई, सेक्शन 27 हो गया, और 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन, सपोज करो बंदे ने एफआईआर कराई बाद में डेथ हो गई उसकी, तो उसकी वैल्यूज थोड़ी सब्सटेंटिव चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, in exceptional case it is treated as substantive like as dying declaration if the victim lodged and he died, but if he survives then for corroboration contradiction rest stay and subsequent conduct। ठीक है, एंड सपोज करो एक विक्टिम को रॉब किया गया और उसको मारा पीटा भी गया, वो पुलिस स्टेशन जाता है, रोता है, स्टेटमेंट करता है और क्राइम बताता है, तो ये क्या हो गया, उसका कंडक्ट हो गया सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ऑफ एविडेंस एक्ट में, क्योंकि उसकी वो जो स्टेटमेंट है दैट इज एक्सप्लेनिंग कंडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे कि डिले इन लॉजिंग द एफआईआर, इफ़ डिले, अगर इन्फॉर्मेंट ने डिले किया है तो ये लैचेस LACHES लैचेस का केस होगा, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी देखी जाएगी कि डिले क्यों हुआ है अगर इन्फॉर्मेंट की तरफ से था, और अगर पुलिस ने डिले किया है फाउल प्ले सस्पिशन एराइज हो सकता है ललिता कुमारी केस के अकॉर्डिंग। थर्ड चीज़ है कि रेप या सेक्सुअल ऑफेंसेस में जैसे स्टिग्मा अटैच्ड होता है और वो विक्टिम या उनके फैमिली मेम्बर्स थोड़ा रुकते हैं कि हम कोर्ट में ना जाए, रेपुटेशन वगैरह को लेके उनको होता है चीज़ें, तो ये गुरमीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था, तो इसमें भी हम देखेंगे कि डिले के पैरामीटर्स क्या हैं फैक्ट सर्कमस्टांसिस को लेके, इन केसेस में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डिले डज रेज सस्पिशन इन द माइंड ऑफ कोर्ट, कोर्ट थोड़ा सस्पिशन रेज करेगी और इससे एविडेंशरी वैल्यू जो है वो अफेक्ट होगी, इन्फॉर्मेंट की टेस्टिमनी और आईओ की भी। ठीक है, मतलब कि इन्फॉर्मेंट ने क्या बयान दिए हैं या आईओ ने थोड़ी एविडेंशरी वैल्यू अफेक्ट करती है डिले में, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है प्रोसिक्यूशन से कि डिले क्यों था। नाउ नेक्स्ट केस इज विद्याधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 सुप्रीम कोर्ट, कि डिले जो है एफआईआर लॉन्च करने में वो क्वाइट नेचुरल होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में, एंड टू अवॉइड एम्बेरसमेंट रेपुटेशन ऑफ वुमेन कंसर्न होती है 354 376 में, इज ऑब्वियस रीजन फॉर द डिले, दैट इज विद्याधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 सुप्रीम कोर्ट। नो सेक्शन 6 में जो ये है एफआईआर, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट कैसे है, तो इसमें एक सेक्शन है दुधनाथ पांडे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि एक लेडी ने एफआईआर लॉन्च किया, उसके ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो उनका जो सर्वेंट था भागा भागा गया स्कूल में कि उसको बताता है दीदी को कि उसके ब्रदर की डेथ हो गई है, वो जाती है पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने, तो जो यहाँ पे लेडी का पार्ट है वो सेम ट्रांजैक्शन में आ रहा है, कंडक्टेड टू लॉन्च दी एफआईआर, ये स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 6 में, प्रोवाइडेड एफआईआर इज लॉन्च्ड अंडर द सेम ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट केस है सेक्शन 21 में, ये एडमिशन कैसे है, इसमें केस है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था कि जो झा थे, झा वाज फाउंड वॉशिंग ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, वो अपने ना खून से सने कपड़े धो रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो कोई असेलेंट था, किसी और ने, मोहन शर्मा ने मारा है, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो ना आपस में दूसरे एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी जब जहाँ अपने कपड़े धो रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा कि पुलिस स्टेशन में वो गए एंड वो कह रहे थे कि वो मोहन शर्मा के साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, इस जो कि उसका क्लोज फ्रेंड था, सारी विंडोज़ वगैरह बंद कर दी और उसको मारने लगे, और जब उसने रोका तो वो मर गई
या जम्प आउट ऑफ ट्रेन एंड FIR शो कर रही थी कि उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे, एविडेंस मिला, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था बॉडी एंड क्लोथ्स के साथ, तो स्टेटमेंट इज़ यूज्ड एज ए एडमिशन अगेंस्ट हिम वहाँ पे। तो जो उसमें इनकल्पेटरी पार्ट, एक्सकल्पेटरी पार्ट कि आप कितना उसको यूज़ कर सकते हो, फुल स्टेटमेंट को यूज़ करना है या कैसे करना है, वो एक ब्रॉड ओवरव्यू हो जाएगा। तो लेट मी गो बाय द जनरल कंसेप्ट नाउ, ठीक है, दैट वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो जाएगा। तो अब FIR जो लॉन्च की है कि उसने 27 में किसी को, जैसे किसी ने कोई कांड कर दिया, इंसिडेंट कर दिया, मर्डर कर दिया, और वो जाके जा रहा है कि अपनी वाइफ का कर दिया या किसी का भी कर दिया, एंड ही गोज टू द पुलिस स्टेशन इन द मैटर ऑफ रिमोर्स कि उसे पछतावा हुआ, and FIR in form of confession is hit by 25 evidence act means no value if disclosure, मतलब FIR is confession। अगर आप confession की तरह जा रहे हो, आप पुलिस ऑफिसर को कर रहे हो 25 में या 26 में पुलिस कस्टडी में, अगर आप कोई भी confession कर रहे हो, ऑब्वियसली वो नहीं माना जाएगा क्योंकि पुलिस का चेक है, उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर वहाँ से कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपने करी, कोई डिस्कवरी स्टेटमेंट हुई, तो वो सेक्शन 27 में उतना पार्ट जिससे वो डिस्कवरी हुई है उतना पार्ट रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उससे केस में इन्वेस्टिगेशन में आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक विटनेस FIR लॉन्च कर सकता है? अगर वो आई विटनेस है तो कर सकता है, और कॉपी ऑफ FIR भी वो कॉरोबोरेशन कॉन्ट्रडिक्शन के काम आ सकती है। लेकिन अगर FIR हियर से ने करवाई है, हियर से वाले जिसको डायरेक्ट नहीं पता था विटनेस को, बट वो कहीं से पता चला, उसने जाके FIR करवा दी, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। यू कैन नॉट यूज़ FIR, वहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्शन कॉरोबोरेशन के थर्ड पर्सन के काम में नहीं आएगी जब वो ट्रायल में गवाही देगा आगे। एंड इफ द इंफॉर्मेंट विल अपीयर एज अ विटनेस टू गिव टेस्टिमनी, प्रोसिक्यूशन विल कॉरोबोरेट डिफेंस टू क्रॉस एग्जामिन। सपोज करो इन्फॉर्मेंट जाता है, वो विटनेस की तरह जाएगा अपने बयान देने के लिए, तो प्रोसिक्यूशन उसको कोरोबोरेट करेगा, डिफेंस उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मल्टीपल FIRs, क्रॉस FIRs और क्वैशिंग ऑफ FIRs कैसे होते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऑफेंसेस हुए हैं डिफरेंट जगह पे, ठीक है, इफ़ इन डिफरेंट ट्रांजैक्शन डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, वो मल्टीपल FIR हो जाएगा। और डिफरेंट ट्रांजैक्शन में डिफरेंट केसेस होंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट FIR होगी। और अगर सिंगल ऑफेंस में किया है तो सिंगल FIR होगी, ठीक है। क्रॉस FIR क्या है? मान लो दो पार्टीज आपस में फाइट कर रहे हैं और एग्रेसर है, वो दोनों ने आपस में केस कर दिया, वो क्रॉस FIR होगी। मल्टीपल FIRs में क्या, ठीक है, मल्टीपल FIRs में क्या होगा, सारी सस्टेन करेंगी और 482 में क्वैशिंग नहीं होगी। जो पहली है उसको डिटेल्ड वर्जन है उसको रिटेन किया जाएगा, बाकी बाद में डिपेंड करेगा कि क्या करना है उनका, ठीक है। क्रॉस FIR को ज्वाइन कर दिया जाता है ट्रायल के टाइम पे, उनका सिंगल केस चलता है। नाउ क्वैशिंग ऑफ FIR क्या है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है क्वैश करने की FIR, वो खाली क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर FIR में ज़्यादा ऑफेंसेस हुए हैं, ठीक है, या कि और वो सेम या डिफरेंट पुलिस स्टेशन में हुआ है लॉन्च, तो वो मल्टीपल FIRs हो गई। और अगर सेम ट्रांजैक्शन में सेवरल ऑफेंसेस हुए हैं, हर एक ऑफेंस की सेपरेट FIR लॉन्च की जा रही है, तो वो भी मल्टीपल FIR हो जाएगी, ठीक है। बारी बारी से आप आ रहे हो, ठीक है। एंड इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इफ़ वेरियस ऑफेंसेस कमिटेड इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, तो डिफरेंट FIR होगी फॉर ईच ऑफेंस, इट विल नॉट बी अ केस ऑफ मल्टीपल FIR, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ 482 की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आप लगा सकते हो। मल्टीपल FIR में हाई कोर्ट क्वैश कर सकती है, पहली वाली को रख लेगी जिसमें 154 के इंग्रेडिएंट्स फुल होंगे। एंड रीज़न फॉर सेम ऑफेंस, क्या आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स रुक जाए ना हो। अब क्रॉस FIR जो है नॉर्मली क्या करती हैं, कोर्ट क्वैश नहीं करती है, बोथ FIRs को क्या इन्वेस्टिगेट किया जाता है by the same IO, and at the trial stage 2 cases can be trial together by the same court in a single trial. Now next case है, इसमें मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक चौहान एंड रमेश चंद्रा नंदलाल पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें यह कहा था कि FIR जो है क्वैश नहीं होगी, CRPC के अंदर हाई कोर्ट कर सकती है FIR बाय हाई कोर्ट एट एनी स्टेज प्रायर टू द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट। नाउ ग्राउंड्स क्या है क्वैशिंग के कि चार्जशीट नहीं फाइल हुई, इतने सारे ईयर्स लॉज हो गए हैं FIR के, मतलब इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, स्टिल नो चार्जशीट इज फाइल्ड, दैट कैन बी अ गुड ग्राउंड फॉर क्वैशिंग। सेकंड इज क्लियर प्रूफ की जो FIR है वो काउंटर FIR हुई थी, क्लियर एविडेंस है दैट एक्यूज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, एलिबाई लगा सकते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इन बेसिस पे आप FIR को क्वैश कर सकते हो। नाउ CBI हैदराबाद वर्सेस के नारायण राव 2018 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में कहा गया था कि देयर कैन बी नो FIR अगेंस्ट एडवोकेट्स एंड डॉक्टर्स इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विदाउट इंक्वायरी, एंड कॉपीज ऑफ FIR टू बी गिवन
एफआईआर की कॉपीज़ कैसे दी जाती हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर आपको देते हैं 154 सबसेक्शन 1 में, और मैजिस्ट्रेट को दी जाती है अकरेंस रिपोर्ट के टाइम किस स्टेट में 157 में, इन्फॉर्मेंट को दी जाती है 154 सबसेक्शन 2 में, एक्यूज्ड को दी जाती है 207 सीआरपीसी में, और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भी दी जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ कि वेदर एक्यूज कैन गेट द कॉपी ऑफ एफआईआर बिफोर गिविंग द डॉक्यूमेंट्स अंडर 207 सीआरपीसी, कि क्या एक्यूज को कॉपी मिल सकती है एफआईआर की 207 सीआरपीसी में, जो उसको डॉक्यूमेंट्स मिलने होते हैं उससे पहले, क्योंकि बाद में ट्रायल शुरू होगा फिर। तो यूथ बार एसोसिएशन का केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2016 सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। इसमें क्या क्या था कि एक्यूज इज एंटाइटल्ड टू कॉपी ऑफ एफआईआर, उनको मिलेगी 207 की स्टेज से पहले। एन एक्यूज हु हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट हिज नेम इज इन्वॉल्व्ड इन अ क्रिमिनल केस, he can submit an application before the concerned POSP, and on payment of such fee as required by for copy, such copy shall be supplied within 24 hours, ठीक है। यानी कि अगर एक्यूज को लग रहा है कि रीज़न जो सस्पेक्ट है उसका नाम किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, वो एक एप्लीकेशन लगा देगा पुलिस वाले को कि जो भी फीस होगी कि आप उसको 24 घंटे के अंदर फिर आपको देनी पड़ेगी। एक बार एफआईआर जब पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट को दिया 157 में, तो वहाँ पे कोर्ट से आप ले सकते हो 2 वर्किंग डेज़ के अंदर। एंड कॉपीज़ ऑफ एफआईआर जो है यूथ बार एसोसिएशन के केस में क्या हुआ था कि अपलोड करोगे पुलिस वेबसाइट पे, फिर गवर्नमेंट वेबसाइट पे, एंड विदिन 24 आवर्स, जब 24 घंटे के अंदर जब आपने एफआईआर रजिस्टर करी है। और अगर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है 48 आवर्स के अंदर कर सकते हो, मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर। एक्सेप्शनल केसेस, सेंसिटिव मैटर्स, सेक्सुअल हरासमेंट, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, इफ मैटर इज़ नॉट, वहाँ पे जो है मैटर अपलोड नहीं होता है वेबसाइट पे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एफआईआर, बट मैंने थोड़ा जनरल ओवरव्यू बताया इसमें, ठीक है। थैंक यू।